नमस्कार जी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जगदीश प्रसाद। आज हम रूबरू हो रहे हैं एक ऐसे महानुभाव से जिनका हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में चयन हुआ है, जिनका परिचय स्वयं से ही ले लेते हैं। सर, आपका परिचय। सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मेरा नाम धर्मवीर है। मैंने आरपीएससी के द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2018 में गणित विषय से 219वां स्थान हासिल किया है। धन्यवाद सर। और सर को हम आज आप सबके सामने लेकर के इसलिए आए हैं कि बहुत ही युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इनका संदेश उपयोगी हो सकता है। हालांकि अभी तक इन्होंने भी कोई अंतिम मंजिल प्राप्त नहीं की है, वरिष्ठ अध्यापक ही बने हैं, लेकिन ये भी बाकी जो अन्य विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। तो आज क्यों ना हम इनसे कुछ उपयोगी बातें जो हैं वो पूछ लेते हैं। सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता? मैंने गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री से बीएससी की है और उसके बाद बीएड की है और फिर फिजिक्स विषय से मैंने एमएससी की है। अच्छा, एमएससी कब? एमएससी मैंने 2018 में की है और ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से मेरी एमएससी हुई है। अच्छा, क्या पढ़ाई में आप हमेशा ही इंटेलिजेंट रहे हैं? मैं इंटेलिजेंट तो नहीं रहा, लेकिन मैं एक सामान्य विद्यार्थी ज़रूर रहा हूँ। मेरी क्लास में मैं हमेशा से मैंने सामान्य अंक प्राप्त किए हैं। फर्स्ट डिवीज़न के इर्द गिर्द मेरा स्कोर कार्ड रहा है। मतलब इर्द गिर्द ही रहे हो ज़्यादातर? अच्छा अच्छा। कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी रहे हैं, आप एक एवरेज विद्यार्थी थे, कहने का मतलब? इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा सर जी, कि 10वीं तक मेरे मार्क्स थे, उनके कम रहने का कारण था सामाजिकी विषय। अच्छा। जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हैं उनमें मेरे अंक कम प्राप्त हुए हैं मुझे। और उसके बाद मेरे थोड़े ठीक नंबर आए थे। 77% मैंने सीनियर में प्राप्त किए हैं। 77% हैं और उनमें कोई ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट नहीं था। इसी कारण मेरा स्कोर कार्ड थोड़ा अच्छा है देखने में। लेकिन बाद में नॉर्मल रहा आपका? हाँ, आगे फिर वही सामान्य। तो क्या आपने कौन कौन सी परीक्षाओं का सामना किया? क्या ये पहली परीक्षा थी जिसमें आप उत्तीर्ण हो गए या कभी असफल भी हुए हैं? नहीं, असफलता तो मैंने 2016 में ही चकली थी। 2016 में मैंने आरपीएससी द्वारा ही आयोजित इसी परीक्षा में, सेकंड ग्रेड की परीक्षा में गणित विषय से जी जी, मेरा लगभग 20-21 नंबर से मैं दूर रह गया। काफ़ी अंतर ज़्यादा था। और उसके बाद मैंने परीक्षाएं दी हैं, क्रमशः देता गया। जैसे एलडीसी की परीक्षा दी है, उसमें मैं पास किया है मैंने टेस्ट को। और अच्छा। राजस्थान पुलिस का भी मैंने टेस्ट दिया, उसमें भी मैं पास हुआ हूँ। और इन सब में राजस्थान के जीके का अच्छा रोल रहा है और इसकी मेरी तैयारी भी अच्छी की है मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ, साइंस के विद्यार्थी प्राय सामान्य ज्ञान वाले पार्ट से थोड़ा डरते हैं। तो आपने 3 परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। इस परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान की तैयारी करने का मुझे फायदा मिला है। वो मेरा हमेशा से वीक पॉइंट रहा था, लेकिन उस वीक पॉइंट को मैंने बार बार परीक्षाएं देकर दूर किया। वो कमजोरी मैंने हटाई। अच्छी प्रमाणित पुस्तकों से मैंने सामान्य ज्ञान का अध्ययन किया और उसका मुझे पूरा बेनिफिट मिला है। मेरी अभी जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में जिसमें चयन हुआ है, उसमें कितने पद थे इस परीक्षा में? इसमें गणित विषय के कुल 727 पद थे। हाँ, लगभग 727 या 29 ऐसे पद थे, मेरे भी ध्यान में आ रहा है। और रैंक आपकी 219 में। हाँ, लगभग कम ही पद थे ये, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक के हिंदी जैसे विषय हैं उनकी अच्छी पोस्ट आती है। साइंस की ज़्यादातर अब की बार कम ही आ रही है पोस्ट, फिर भी 219वीं रैंक अच्छी कही जाएगी आपके लिए। तो आपने उस असफलता से क्या सीख ली? क्या निराश हुए आप? देखिए, निराशा तो आप किसी भी छोटे से काम में काम करने के बाद, क्या काम की शुरुआत में ही निराशा तो हमारा साथ पकड़ ही लेती है। लेकिन जब हम असफल हो जाते हैं तो निराश होना स्वाभाविक सी बात है। हमें निराश नहीं होना है, हमें निराशा को दूर ही रखना है, क्योंकि निराशा आपको मंजिल तक पहुंचने में बाधक है, व्यवधान पैदा करती है। जी जी। तो इसलिए निराशा को तो छोड़ ही दीजिए। वो एक मनोवैज्ञानिक आपका नकारात्मक पॉइंट है, उसको आप हटा दीजिए।
असफल होने के जो कारण हैं उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए, उनका आकलन कीजिए, असफल में क्यों हुआ। तो आप ये बताओ, आप पहली परीक्षा में अनुत्तीर्ण या असफल क्यों हुए? क्या कारण खोजे आपने? मेरे जो मुख्य कारण थे असफल होने के, उनमें एक तो मैंने जो पुस्तकें पढ़ी वो प्रमाणिक नहीं थी, ऑथेंटिक नहीं थी। हाँ, ऑथेंटिक बुक्स नहीं थी मेरे पास पूरी। और जो मैंने अध्ययन किया उसमें न कोई निरंतरता थी, और बस ठीक है सिलेबस कर लिया, अब उसका रिवीजन कब करना है, क्या इसमें से कुछ मुझे नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, वो कोई पता नहीं था। और इसी कारण मैं असफल हुआ उसमें। मतलब कोई योजना नहीं थी आपके पास? हाँ, योजना बना के तैयारी नहीं की थी, यही मेन कारण यही रहा है। हाँ, तो आपने उन चीज़ों को पकड़ लिया कि मेरे पास योजना नहीं थी, कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, प्रमाणिक पुस्तकें नहीं थी। योजना की कमी और प्रमाणिक पुस्तकों की कमी की वजह से मैं असफल हुआ उसमें। एक और भी बताया आपने कि पढ़ाई में निरंतरता नहीं थी। निरंतरता नहीं थी। तो क्या इन चीज़ों पर फोकस करके आपने इस बार इनको दूर कर लिया था? हाँ, इस बार मैंने कोशिश की थी दूर करने की काफी हद तक जी। फिर भी जो स्वाभाविक गुण हैं, जैसे आदमी एकदम लगातार नहीं बने रह सकता किसी काम के लिए, बीच में आलस्य भी आ जाता है, बीच में और कोई बात भी आ जाती है। हम सब घर परिवार से जुड़े हुए हैं, कोई मामला भी, कोई बात भी हमें डिस्टर्ब कर देती है, तो छोटी छोटी बातों के लिए विचलित हो भी जाते हैं, तो भी निराश नहीं होना। निराश नहीं होना, जो शेड्यूल शुरुआत में जो आपने योजना बनाई है वापस आप उस योजना को देखिए, सिलेबस को देखोगे, और जब आप सिलेबस को देख कर कि आज मुझे क्या करना है वो काम करना शुरू कर दोगे तो ये सारी चीज़ें आप भूल जाओगे और आप अपनी तैयारी में लगे रहोगे। कब 6 घंटे बीत गए आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपकी तैयारी में उसका पूर्ण योगदान होगा आपके सिलेक्शन होने में। बिल्कुल सही कह रहे हो। आपकी समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना करो और तुरंत वापस अपनी पढ़ाई की तरफ लौटो, ये कह रहे हैं आप। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है? सर्विस में है क्या आप? किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और किसान भी हैं, अच्छी खासी खेती है, और खेती के कारण ही हमारी पढ़ाई हुई है। एजुकेशन का जो बेस है वो हमारा खेती रहा है। और क्या आप स्वयं ने भी खेती कार्य, कृषि कार्य किया? हाँ, बिल्कुल सहयोग किया है मैंने पिताजी के लिए, पिताजी के साथ खेत के काम में। क्या कृषि कार्य पढ़ाई में बाधक बना? हाँ, कृषि कार्य पढ़ाई में बाधक होता है, मैं मानता हूँ ऐसा। और इसीलिए इसका मतलब पढ़ने वाले बच्चों को कृषि कार्य नहीं करना चाहिए? हाँ, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब परीक्षा नज़दीक हो तब तो निश्चित रूप से खेती क्या किसी भी काम में इन्वॉल्व न हो। जो भी काम चाहे सामाजिक हो चाहे पढ़ाई के अलावा जो भी काम है उनमें इन्वॉल्व होने से बचें। मतलब थोड़ा आप अपने घरेलू काम में या पुश्तैनी काम में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट रखें आप, ये कह रहे हैं आप। ये नहीं कि पूरा उसी में ध्यान दे दें और पढ़ाई एक साइड हो जाए। बिल्कुल नहीं, ध्यान तो एक ही चीज़ में रहना चाहिए आपका, सिर्फ अध्ययन करने में। अच्छा, सही कह रहे हैं आप। और तैयारी में कोई और भी चुनौतियां आपकी आई हो तो? नहीं, और तो कोई चुनौतियां वैसे नहीं आई। एक बेरोजगार के सामने? हाँ, बेरोजगार के लिए जो चुनौतियां होती हैं वो सभी के लिए होती हैं, वो मेरे साथ भी हुई हैं। मैंने लगभग 3 साल बेरोजगारी का दौर देखा है अच्छे से जी। तो, और परीक्षाओं में असफल भी हुआ हूँ। तो उनसे सीख ही लेनी है आपको, बिल्कुल भी निराश नहीं होना। ये तो मैंने कह दिया सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की चीज़ें हैं। ये सब निराश होना और नकारात्मकता जितनी भी है, इनको आप साइड में करने के लिए आप सिर्फ पढ़ते रहो, वो अपने आप ही साइड में रहेंगे। आपकी तैयारी की रणनीति क्या रही है? तैयारी के लिए सर मैंने नोट्स बनाए हैं, और नोट्स इस प्रकार बनाए हैं कि जो मेरे पास पुस्तकें थी, एक तो मेरी मेज पर हमेशा जिस एग्ज़ाम की, जैसे मैंने वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2018 की तैयारी की है गणित विषय से, तो मेरा जो सिलेबस था वो मेरी मेज पर ही रहता था। और मैं जब भी पढ़ता था तो कोई किताब उठाने से पहले मैं सिलेबस देख लेता था कि सिलेबस में कल मैं कहाँ था, आज मैं किस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, और उस टॉपिक को पढ़ने के लिए उस किताब को उठाया, उसमें से पढ़ाई की, और जितनी देर मन करे उतनी देर पढ़ो। और पढ़ने के बाद जो आपको शॉर्ट लिस्ट करना हो उस चैप्टर में से, उसको आप शॉर्ट लिस्ट कीजिए।
इस प्रकार कीजिए कि हूबहू नकल न हो। जैसा आप समझते हो, जैसा आपको रिवीजन करने में सुविधा होती है, उसी तरह आप कम से कम तथ्य उसमें लिखिए, ताकि दोबारा वो तथ्य देखते ही आपको पाठ की याद आ जाए पूरी बातें। मतलब सारगर्भित नोट्स बनाओ। सारगर्भित नोट्स बनाओ, और वो नोट्स आपको जैसे आप 3-4 बार जितनी भी बार रिवीजन करोगे पुस्तकों से, वो नोट्स आपके बनते जाएंगे। नोट्स बनाने की और विशेष ध्यान नहीं देना, आपको याद रखना है कि जो मुख्य तथ्य हों वो ही लिखने हैं, और वो आपके परीक्षा के दौरान रिवीजन करने में काम आएंगे। आप इस प्रकार जो नोट्स बनाओगे 1-2 दिन में भी उसका रिवीजन किया जा सकता है। मतलब नोट्स के नाम से ये नहीं है कि दूसरी एक किताब और तैयार कर दें, ये कह रहे हैं आप। सारगर्भित हो, सही बात है। और कितने घंटे पढ़ते थे आप? पढ़ाई के घंटे कुछ मेरे इस प्रकार के थे कि जैसे कोई दिन मैंने पढ़ाई नहीं भी की, जैसे लगातार 2 दिन 3 दिन पढ़ाई करने के बाद आपका दिमाग है वो पढ़ाई के लिए कई बार तैयार नहीं हो पाता है, तो आप न चाहते हुए भी मनोरंजन में लिप्त हो जाते हो। जैसे आपने कोई आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर दिया न्यूज़पेपर में, तो आप उसको पढ़ते गए, उससे संबंधित जो आपको और इंटरेस्टेड लगी आप उसको पढ़ने में लग गए। ऐसे करते करते फिर आप अपना टाइम खराब कर देते हो। लेकिन एवरेज मेरा एक सप्ताह का 40 घंटा से ज़्यादा रह जाता था। अच्छा, एवरेज? हाँ, एक साप्ताहिक यदि मैं कंक्लूड करूं तो एक सप्ताह में 40-45 घंटे मेरी पढ़ाई हो जाती थी। कहने का मतलब प्रतिदिन 6-7 घंटे कम से कम आप एवरेज कम से कम पढ़े। लेकिन परीक्षा के समय ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी शायद। हाँ, परीक्षा के समय तो यह है कि आप जब पहली बार दूसरी बार पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिमाग जवाब दे देता है, उसके बाद आपका जोर नहीं चलता, आप और ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, नई चीज सीख नहीं पाएंगे। लेकिन परीक्षा के दौरान आप यदि नींद निकाल के भी तैयारी करते हो, नींद निकालने का मतलब कम से कम 6.5-7 घंटे सोने के बाद आप तैयारी करते हो, तो आप चाहे लगातार 14 घंटा पढ़िए, आप उसमें कोई नई चीज नहीं सीख रहे हैं, आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, रिवाइज कर रहे हैं, नया मत पढ़ो रोज। परीक्षा और जो रिवाइज करोगे उसमें आपको रिवीजन के दौरान कोई ऐसी थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप नई चीज नहीं सीख रहे हो, पढ़ा हुआ है। हाँ, आपका पढ़ा हुआ है, आप उसका रिवीजन कर सकते हो। 14 घंटे लगातार आप उस चीज को पढ़ सकते हैं। उसमें आपको परीक्षा के समय 10-15 दिन पहले मान लो या आसपास, तो नींद कितनी की लेनी चाहिए इनको, विद्यार्थियों को? आपका क्या सिस्टम रहा? मेरा तो ये रहा है सर कि अब जैसे हम नींद निकाल भी लेते हैं, जैसे रात के समय किसी की इच्छा हो जाए कि मैं और पढ़ूं, तो मेरा खुद का बताऊं मैं कि कई बार 10:30-11 बजे सो जाता था, परीक्षा की तैयारी नहीं हो पा रही है ये दिमाग में आ जाने के बाद वापस उठ जाता था, आधा घंटा यूँ पढ़े पढ़े टाइम निकल जाना, उसके बाद फिर उठना, फिर 3-4 बजे सुबह तक पढ़ाई करना। लेकिन ये ठीक नहीं है, मतलब उसका रिस्पॉन्स कोई अच्छा नहीं है। रिस्पॉन्स अच्छा इसलिए नहीं है कि हम फिर दूसरे दिन हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, तैयार नहीं होता वो। हाँ, और जब हम स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब 7 घंटे कम से कम सो। हाँ, अच्छे से सो, और वो नींद रात की होनी जरूरी है। दिन में ज़्यादा थके हुए हों तो रोटी खाने के बाद आप आराम कर सकते हैं, बाकी रात का समय तो सोने के लिए आपको रखना ही है। हाँ, ये नहीं कि पूरे 24 घंटे पढ़ाई ना, ऐसा नहीं है। जी। तो आपके तो इसमें जीके का पार्ट भी था, और साइंस के विद्यार्थियों के लिए जीके का पार्ट थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। आपने कैसे सामना किया? चुनौतीपूर्ण तो मेरे लिए था ही। मेरे तो 10वीं क्लास में जो स्कोर कार्ड है मेरा खराब भी सामाजिक विज्ञान के विषयों की वजह से हुआ है। लेकिन ये हमारा प्लस पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होता है सर, क्योंकि गणित के सवाल हैं उनको करने में टाइम ज़्यादा लगता है। गणित में आपकी रुचि अच्छी रही है? हाँ, शायद 12वीं में आपके 99। मेरे गणित में 140 नंबर थे 150 में से। 140? हाँ, 93% होते हैं, ये मेरे मार्क्स थे। और गणित मुझे कभी कठिन नहीं लगा। और जीके से डरते थे? हाँ, जीके तो मेरे लिए खौफ था। तो कैसे सामना किया फिर? सामना इसी प्रकार किया कि एक तो इसकी ज़रूरत पड़ी, और हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं इनमें एक मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका कंपटीशन हो रहा है।
आपकी जो रुचि की चीज़ है उससे काम नहीं चलेगा, आपको अरुचि के विषयों में भी रुचि आपको तैयार करनी होगी, तैयार होना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने फिर एग्ज़ाम दिए। आपको जैसा मैं बता चुका हूँ, मैंने एलडीसी का एग्ज़ाम दिया है, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया है, ज़्यादा तो नहीं दिए लेकिन ये एग्ज़ाम राजस्थान जीके से संबंधित थे और इसके लिए मैंने प्रमाणिक पुस्तकें में लाया और उन्हीं से मैंने अध्ययन किया। तो प्रमाणिक पुस्तकों में आपकी रुचि बनी रहती है, उनमें जो सामग्री होती है वो रुचिकर होती है। सिर्फ तथ्य नहीं है कि आप याद करते जाओ, और तथ्य आप उनमें से नोट करोगे तो धीरे धीरे आप, जैसे आप पुराने पेपर देखोगे तो आपकी रुचि अपने आप बढ़ने लगेगी कि हाँ मैं मंजिल की ओर जा रहा हूँ। तो सफलता सबसे बड़ा पुरस्कार होती है आदमी के लिए। तो आप पढ़ाई के दौरान इसी तरह सफल रहते रहोगे तो रुचि बन जाएगी, चाहे सामाजिक विषय हो चाहे गणित विज्ञान के विषय हो। अभी आपकी ये अंतिम मंजिल नहीं है, आगे क्या प्लान है आपका, या फिर अब संतुष्ट हो गए कि आगे कुछ नहीं करना? नहीं, संतुष्टि तो ठीक भी नहीं है जैसा मैं मानता हूँ, और मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। आरपीएससी द्वारा ही आयोजित परीक्षा होने वाली है, जो नई व्याख्याता स्कूल व्याख्याता परीक्षा की फिजिक्स विषय से, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। सही बात है, क्योंकि आपसे रीट वाले, पुलिस वाले, पटवार वाले या सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले भी बच्चे जो हैं वो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। क्या आपको विश्वास था कि मेरा चयन हो जाएगा? हाँ, चयन में तो मैंने जो कमियां निकाली, जो पहले असफलता की जो कमियां रही थी उनको मैंने देखा, और एक पेपर मैंने खुद दिया है एग्जाम हॉल में बैठ के, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हम क्या पढ़ रहे थे उसका कोई संबंध है नहीं है, वो आकलन कर लिया। फिर 2 पेपर पीछे के और देख लिए आरपीएससी के सेकंड ग्रेड की। तो उन पेपरों को देखने के बाद और राय मशविरा करके किन्हीं जो पहले से सफल लोग थे उनसे मैं प्रमाणिक पुस्तकें लेकर आ गया। अच्छा। और उन पुस्तकों में मैंने प्रश्न उत्तर देखे, मुझे संतुष्टि मिली कि हाँ मैं इनसे कर सकता हूँ, और फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे पूरा विश्वास था कि यदि मैं ये काम कर लिया, ये एक ऐसी मंजिल है कि आप 5 किलोमीटर किया और आप 5 किलोमीटर चलिए तो मिलेगी, 4 किलोमीटर चलिए तो 4 किलोमीटर के हिसाब से मिलेगी, ये नहीं है कि आप वहाँ पहुँचे तभी मिले। जी। तो जितना मैं पढ़ सका उतना मैंने पढ़ा, और मुझे पूरा विश्वास था कि ये पढ़ने के बाद मेरा चयन हो जाएगा। हाँ, चयन पक्का हो जाएगा। मोबाइल का कितना क्या उपयोग करना चाहिए, आपने क्या किया इसमें? मेरे पास तो उस समय जो मोबाइल था उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं थे। सेकंड ग्रेड की जब मैं तैयारी कर रहा था तब मेरे पास एक क्रोम है, उसी में कुछ मैं यदि कुछ मुझे सर्च करना होता था देख लिया करता था। तो क्या युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, तो उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, उपयोग तो करना चाहिए लेकिन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमारे जो हम देख रहे हैं उतना ही हमें, जितना हमें सर्च करना है उतना ही करो, उसमें जो उपयोगी है, हाँ उसमें जो वो खुद अपनी तरफ से परोस रहे हैं उसको मत देखिए आप। चलो, अब अंत में आप विभिन्न अभ्यर्थियों को जो आपसे प्रेरणा लेने की आशा रखते हैं उनको आप संक्षेप में, हाँ मेरे मन में एक बात देना चाहोगे? हाँ, एक बात मेरे मन में भी चल रही है, आपके मन की भी बताओ कि आपको जो परीक्षा देनी है, जैसे किसी ने एमएससी भी नहीं किया, एमएससी नहीं किया, एमए नहीं किया, मतलब उसकी ग्रेजुएशन हो गई और बीएड चल रही है या बीएड हो गई, और आपको सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम देनी है, और किसी ने यदि पीजी कर ली और उसकी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम उसने तैयारी करनी है, तो आप एक काम कीजिए कि उसके लिए सिलेबस निकलवाइए और किताबें लाइए और पढ़ाई उसकी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप आगे रहेंगे, आप इंतज़ार करोगे कि कब इसका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो और हम इसकी तैयारी करें, तो आप पिछड़ जाएंगे, वरना आप आगे रहेंगे और पता नहीं आप 10 बार 15 बार कितनी बार रिवीजन कर चुके होंगे जब तक परीक्षा होगी, और वो आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। जी, लंबी तैयारी, नियमित तैयारी करनी चाहिए। नियमित तैयारी करें। आपकी बातों का सारांश मैंने जो देखा कि नियमित पढ़ाई करो, कठोर मेहनत करो, असफलता आपकी जो भी है उससे सीख लो कि कहाँ क्या कमियां रही, पर्याप्त नींद लो और पढ़ाई में नियमितता रखो। ये 2 बातें और मैं बताना चाहता हूँ सर आपको। हाँ, बताओ। विद्यार्थियों को कि जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, इसके बावजूद पढ़ाई लगातार न हो पाए
दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो जाए तो भी निराश न हो, फिर से उठें, सिलेबस देखें और उसी के अकॉर्डिंग लगे रहें। आप जब भी विचलित हों, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सिलेबस उठाइए, कल हम कहाँ तक थे उससे आगे क्या पढ़ना है वहाँ से शुरू कर दीजिए। आपकी सारी निराशाओं का समाधान हो जाएगा, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा और आप मंजिल की तरफ और ज़्यादा नज़दीक चलते जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी को नमस्कार।